नमस्कार। आज समझते हैं साउंड और उसके संबंधित कुछ घटनाएं। आवाज से परिचय। जैसे हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे जो शिक्षा की देवी है उस माँ सरस्वती है, उनके हाथ में एक वीणा होती है। या वीणा वर दंड मंडित कर, यानी कि एक श्रेष्ठ वर दंड, श्रेष्ठ वीणा का एक जो दंड है वो उनके हाथ में, वर दंड मंडित कर, उनके हाथ में वो वीणा है। और उस वीणा से वो सारा का सारा वो बात बता जाती है जो कि सीखने योग्य हो। इसलिए आवाज समझना अगर है तो पहले समझते हैं कि इस वीणा से आवाज कैसे निकलती है। अगर आप देखें तो इस वीणा को बजाने के लिए एक खुद में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या एक बॉडी है, उसमें कुछ तार लगे हुए हैं जो कि कंपित होंगे और उस कंपन से आवाज निकलेगी। इसलिए पहली सीख कि आवाज हमेशा किसी के कंपन से निकलते हैं और कंपन होने के लिए कोई ना कोई एक चीज मौजूद होनी जरूरी है, और यहाँ इस क्षेत्र में वीणा के तार हैं। दूसरा कि इस वीणा के तार को तो यूं ही छोड़ दो तो नहीं होगा, इसे छेड़ने वाला कोई एक चाहिए, यानी कि कुछ ताकत चाहिए। अगर कोई एक तेज हवा हो जाए, कोई एक चीज गिर जाए उसके ऊपर तो भी आवाज निकलेगी, इसलिए एक ताकत चाहिए। तो यहाँ जो वीणा के जो स्वर हैं उन्हें कौन प्रतिकंपित करा रही हैं या किनके चलते वो आवाज आ रहा है? वो माँ सरस्वती के चलते आ रहा है। तो ये जो एनर्जी है, पहला वीणा के तार, दूसरा जो एनर्जी है, जो ताकत है जिसके चलते ये आवाज आ रही है, वो माँ सरस्वती के द्वारा आ रही है। सिर्फ आवाज से काम नहीं चलेगा, ये आवाज अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए तभी सुनाई देगी। तो ये आवाज बड़ी होने के लिए क्या चाहिए? हमें एक खाली जगह चाहिए जहां ये आवाज गूंजेगी या प्रतिकंपित होगी या रेजोनेट होगी। तो रेजोनेट होने के लिए जो ये वीणा के ये जो खाली जगह है, खाली जगह नंबर 1 और ये रहा खाली जगह नंबर 2, इन खाली जगह के अंदर, पहले और दूसरे खाली जगह के अंदर जो आवाज निकलती है वो प्रतिकंपित होती है, रेजोनेट होती है। सिर्फ आवाज टिंग 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 से तो काम नहीं चलेगा, उस आवाज को अलग अलग तरह का, उसको अलग अलग गुण देने पड़ेंगे। इसलिए हाथ जगह जगह जानी चाहिए। तो हाथ जब जगह जगह जाती है तारों के ऊपर, तो तारों को जगह जगह रोकती है और फिर आवाज निकलती है। तो ये आवाज निकालने के तरीके को खास तरीके से इसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन, या जो उंगलियां हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं। वैसे ही मैं अगर आवाज निकाल भी दूं तो शब्द तो समझ में नहीं आएंगे या निकलेंगे नहीं। शब्द निकालने के लिए मुझे अपने जीभ को, अपने होंठ को, अपने निचले जबड़े को जगह जगह रोकना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम भी सही हो। और सबके ऊपर कि अगर मीडियम ना हो या किसी एक माध्यम से ये आवाज ना जाए तो सुनाई नहीं देगी। इसलिए एयर या हवा एक मीडियम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बड़े जोर से चीख रहा है और उसके गले से ये आवाज जाहिर सी बात है बाहर निकल रही है। तो ये गले से आवाज बाहर इसलिए निकल रही है क्योंकि गले के अंदर ये वोकल फोल्ड, फोल्ड नंबर 1, फोल्ड नंबर 2 ये है, और नीचे है ट्रैकिया, और यहाँ है लंग्स या फेफड़े। तो इन फेफड़ों से क्या होती है? जोर की एक हवा बाहर आती है, और ये हवा क्या करती है? ये हवा जो हमारे वोकल फोल्ड्स हैं उनको प्रतिकंपित करती है, और इनके चलने से आवाज निकलती है। ये आवाज हमारे गले के अंदर, हमारे मुंह के अंदर और हमारे नाक के अंदर का जो खाली जगह है उसमें गूंजता है और फिर मुंह से बाहर निकलता है। इस तरह आवाज हमें सुनाई देती है, जो हम आप चीखते चिल्लाते हैं, बोलते हैं। यहाँ अगर देखें प्रोसेस ऑफ साउंड जनरेशन वही समझाया गया है। पहला स्टेप कि आपकी इच्छा हुई, दूसरा स्टेप हवा निकला गले के अंदर से, तीसरा स्टेप वोकल फोल्ड आपका वाइब्रेट हुआ, चौथा स्टेप आपके मुंह के अंदर, गले के अंदर और नाक के अंदर की जो आवाज है उसमें आवाज गूंजा, और पांचवा स्टेप आपके होंठ, तालु, जीभ ये सारे के सारे मिलकर कुछ शब्द निकालेंगे जो कि आपके मुंह से बाहर निकलेगा, जिसे सुनकर लोग बोलेंगे अच्छा तुम अच्छी बात कर लेते हो। तो ये है तरीका जिससे कि आवाज निकलती है और किस तरह से इस आवाज को हम बोली में परिवर्तित करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये आवाज या जो ये साउंड वेव है, ये किस तरह का वेव है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि ये अपने लेंथ में प्रोपागेट करता है। किस तरह से करता है? ये जो हवा है यहाँ बीच में, जब मैं बात कर रहा हूं तो हवा के कण इकट्ठे हो जाते हैं फिर फैल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं फिर फैल जाते हैं। इनके फैलने के क्रम को रैरिफिकेशन बोलते हैं और इकट्ठे होने के क्रम को कॉम्प्रेशन बोलते हैं। रैरिफिकेशन, कॉम्प्रेशन, रैरिफिकेशन, कॉम्प्रेशन। तो ये हवा के कण तो यही होते हैं, लेकिन ये जो आवाज की जो ताकत है इन हवा के कणों के माध्यम से यहाँ से वहां तक जाती है। इसलिए अगर ये गिटार आप यहाँ बजाएं तो सुनाई देगा, लेकिन अगर आप चांद पे बजाएं तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि चांद पे हवा नहीं होता। तो चांद में मीडियम नहीं होता जिसमें कि रैरिफिकेशन कॉम्प्रेशन होगा। तो सिर्फ हवा में नहीं होता, पानी में भी होता है और सॉलिड में भी होता है, और सॉलिड में तो सबसे तेज आवाज सुनाई देती है। किसी एक आवाज को अगर आपको
डिस्क्राइब करना है या बताना है कि किस तरह का आवाज है ये, तो दो मुख्य उसके गुणधर्म है। पहला कि कितना जोर का आवाज है या लाउडनेस, और दूसरा कितना पतला आवाज है या कितना मोटा आवाज, या तारता क्या है उस आवाज की, तो फ्रीक्वेंसी। तो तीव्रता या लाउडनेस और तारता या फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस को अगर हमें दिखाना है ग्राफ में, तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, छोटा सा ग्राफ है ऐसा नन्हा, और यहाँ धीरे से बात किया जा रहा है, और यही चीज अगर जोर से बात किया जाए तो ये ग्राफ देखिए आपको कितना बड़ा हो गया, तो एक बड़ी लहर के जैसी हो गई। तो वेवलेंथ इसका चेंज नहीं हुआ उतनी ही जगह में, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड या ऊपर का जो पीक है वो बदल गया। तो इस तरह लाउडनेस को हम बता सकते हैं या तीव्रता को बता सकते हैं। और यही चीज तारता में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अभी इस तरह से बात कर रहा हूं, और अचानक ये देखिए एक बन रहा मेरा गले का जो लो पिच वॉइस है, पुरुषों में लो पिच होता है, और यही चीज अगर मैं इस तरह से बात करना शुरू कर दूं और आप लोगों के सामने बताना शुरू करूं क्लास, तो ये हो गया हाई पिच साउंड, और उसी समय में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गए, जबकि उसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी या ऊंचाई नहीं बढ़ा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आवाज या तीव्र हो सकते हैं या तारता में फर्क ला सकते हैं। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो पैरामीटर है जो आवाज को समझाने के लिए बताए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, और हम आप जानते हैं कि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। जो हम सुनते हैं, हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये हमारे रेंज का है, हमारे नीचे का जो रेंज होता है उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, उसके ऊपर का उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वही चीज इंटेंसिटी हो गया या तीव्रता हो गया, तो तीव्रता हमारी जो मापी जाती है वो साउंड प्रेशर लेवल या एसपीएल में मापी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि मैं जो बात करता हूँ कंपन होता है ना, तो किसी जगह प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ग्राफ यही होगा, नीचे का ग्राफ जो होगा वो आते आते लगभग 1-2 किलोहर्ट्ज से लेकर 5 किलोहर्ट्ज के बीच तो सबसे बेहतर होता है सुनने की क्षमता, और फिर ऊपर जाता है, और लगभग 120 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल तक क्या होता है कि आवाज अब हमें कान में दर्द देने लग जाती है, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को लेकर के किसी एक आवाज को समझाया जा सकता है। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक खास तीव्रता के ऊपर कान में अगर आवाज जाए तो कान खराब होने लगता है। तीव्रता मापने का जो मापदंड है वो है डेसिबल्स, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी के नाम पे दिया गया है, डेसिबल्स। और हम आप जो बात करते हैं वो लगभग 17 डेसिबल में होगा लगभग, और जब हम बाहर चले जाएं बाजार में तो लगभग 75 से 80 डेसिबल हो गया। और अगर आसपास कोई एक गाड़ी या फटफट या बुलेट चल रही है तो 90 डेसिबल तक हो गया। उसके ऊपर अगर म्यूजिक चल रहा है, माइक में बोला जा रहा है, तो 100 डेसिबल तक हो गया। और अगर बंदूक की गोली चल गई पास में तो 140 तक हो गया। एरोप्लेन वगैरह अगर चल गया तो भी 130 डेसिबल तक हुआ। 85 डेसिबल 85 डेसिबल के ऊपर अगर 8 घंटे तक आवाज आती है तो कान खराब कर सकती है। इम्पैक्ट नॉइज, अगर बंदूक चल गया 140 डेसिबल हो तो एक बार में भी खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा तीव्रता 85 डेसिबल 8 आवर्स, 90 डेसिबल हो गया तो तुरंत आधा कर दो 4 घंटा, 95 हुआ तो उसको आधा कर दो 2 घंटा, यानी कि 100 डेसिबल, यानी कि 1 घंटे में तक अगर आप सुनते हैं 100 डेसिबल तो कान खराब होता है। तो कान में जो हेडफोन डालते हैं लगभग 100 डेसिबल का होता है, इसलिए सावधान, बार बार हेडफोन नहीं रखना चाहिए। तो कान के अंदर यही आवाज आती है, और ये आवाज वेव्स के माध्यम से बीच के कान तक जाती है, जो कि बीच के कान को प्रतिकंपित करती है। फिर 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इनके माध्यम से होते हुए अंदर के कान में या इनर ईयर के अंदर जाती है आवाज। इस इनर ईयर के अंदर एक तरंग उठती है, इस तरह की एक तरंग उठती है, और ये तरंग क्या करती है, कुछ हेयर सेल्स है ना, उनको उनमें खिंचाव लाती है। उनमें खिंचाव लाने के चलते कुछ इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं, और वो ऑडिटरी नर्व के माध्यम से सर के अंदर जाती है, मस्तिष्क तक जाती है, जहां हम समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो सुनने की जो पूरी क्षमता है, इसमें अंदर के कान में कहीं एक तनाव पैदा होता है, इस तरह एक वेव बनता है ना, तो तनाव पैदा होता है हेयर सेल्स में, और ये तनाव अगर ज्यादा हो गया तो हमारे हेयर सेल्स जाएंगे फट, चाहे वो म्यूजिक या गाना सुनना हो या आवाज या नॉइज सुनना हो, शोर हो या संगीत हो। अगर 85 डेसिबल से ज्यादा कान में आवाज जा रहा है 8 घंटे से ज्यादा, तो कान आपका खराब होगा, क्योंकि अंदर के कान में हेयर सेल्स होते हैं। देखिए यहाँ ये सीधा इस तरह सुंदर सजे हुए होते हैं, लेकिन अगर आवाज चलता रहा आपका तो कान के आपके हेयर सेल्स टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, और आपको सुनाई नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि हेडफोन्स को सही मायने में इस्तेमाल किया जाए, उतने ही समय तक इस्तेमाल किया जाए, और ज्यादा जोर का इस्तेमाल ना किया जाए। सुनने की क्षमता को जांचने का जो हमारा ग्राम होता है उसको हम ऑडियोग्राम बोलते हैं, जो कि एक ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी सुनने की क्षमता का जांच करवाएं। उसके बाद देखिए खास करके
बड़े शोर वाले जो त्योहार होते हैं, या कभी अगर आप रात में डिस्को वगैरह चले गए हो और जोर का आवाज है, दूसरे दिन सुबह उठे तो कान भरा लग रहा है, कान में सीटियां जैसी आवाज आ रही है वगैरह वगैरह, तो जरूर एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता क्या होनी चाहिए और कैसी है अभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खूब समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कान का ख्याल रखें।